बोर्ड के दिनों की बात है। माट साहब कहा करते थे, बेटा प्यारे, रिवीजन ज़रूरी है। कितना भी ज़रूरी अध्याय हो, कितनी भी मेधा हो, अगर दोहराया नहीं तो भूलने का खतरा रहता है। हमें नहीं पता था कि माट साहब का ये सबक लल्लन टॉप शो में भी काम आएगा। माट साहब ने कहा, हमने माना और आज फिर से अमल में ला रहे हैं। कुछ रोज़ पहले लल्लन टॉप शो में हमने बताया था कि हमारे देश के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के भाषण के बारे में कथित तौर पर जो दावा किया वो तथ्यात्मक रूप से गलत है। हमने आपको प्रधानमंत्री कार्यालय के द्वारा जारी टेक्स्ट के आधार पर, इबारत के आधार पर बताया था कि उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने क्या कहा था। ये भी कि जब एक रोज़ बाद विवाद शुरू हो गया कि मनमोहन सिंह ने कहा कि मुस्लिमों का पहला हक है देश के संसाधनों पर, तो इस विवाद के बादलों को छांटने के लिए प्रधानमंत्री के दफ्तर की तरफ से प्रेस रिलीज जारी हुई थी, वो भी दिखाई। आपको ये भी बताया कि शो तैयार करते समय तक हमें इस भाषण का पूरा वीडियो नहीं मिला। इसके बाद शुरू हुआ झूठ का सिलसिला। लगातार लल्लन टॉप के इस शो पर निशाना बनाते हुए इस बात का प्रचार किया गया कि हमने गलत तथ्य दिखाया, जानबूझकर वीडियो नहीं दिखाया, ये कहा कि वीडियो नहीं था, या ऐसा कि मनमोहन सिंह ने जो कहा वो गलत है। पर अच्छी चीज़ ये है कि संत कवि बता गए हैं कि निंदकों को पास रखिए, इससे मन भी, चित्त भी शांत होता है और श्रम के लिए भी अतिरिक्त प्रेरणा मिलती है। तो हमने अपने हिस्से का श्रम किया, वीडियो मिल गया, पूरा मिल गया, और वीडियो भी वही कह रहा है जो हम कह रहे थे कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह सब लोगों की बात कर रहे थे, SC, ST, OBC, महिलाएं, बच्चे और अल्पसंख्यक, उसमें भी खास तौर पर मुस्लिम, एक कलेक्टिव। इस पर आज आपसे शो में फिर विस्तार से बात करेंगे दिन के वीडियो में। In association with खाता बुक। माट साहब कह गए हैं, दोहराते रहो जब तक सबक याद ना हो। सबक से याद आया, लता जी गुजर गई। गुजरी तो हमें लगा कि बुजुर्गों का दिया सबक सबको याद आएगा कि हमी में एक हो ना हो, गमी में ज़रूर एक होना चाहिए। महाभारत का वो वचन, वयम पंचादिशतकम, जब गंधर्व कौरवों की स्त्री का हरण करते हैं तब युधिष्ठिर ये बात कहते हैं अपने भाइयों से, गमी में सब एक हो जाते हैं, शोक में कुछ ऐसी शक्ति होती है। महाकवि अज्ञेय इसीलिए कह गए हैं, दुख सबको मांझता है और चाहे स्वयं सबको मुक्ति देना वो न जाने, किंतु जिनको मांझता है उन्हें है ये सीख देता कि वो सबको मुक्त रखे। लता जी गुजरी, सबको दुख हुआ, सबने अपने अपने ढंग से श्रद्धांजलि दी। हमारे समय के एक सुपरस्टार शाहरुख खान ने भी श्रद्धांजलि दी। शाहरुख धर्म से मुस्लिम है तो उन्होंने उस तरीके से श्रद्धांजलि दी, लेकिन उनके श्रद्धांजलि देने पर सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी बातें कही गई जो इस देश के लिए दुरुस्त नहीं है। बात करेंगे इस पर, बात उन ट्रोल्स पर भी करेंगे जो लता मंगेशकर के व्यक्तिगत संबंधों और मान्यताओं के आधार पर उनके खिलाफ कुछ कुछ प्रलाप कर रहे हैं। हर कोष्ठक में कुछ लोग हैं जो दूसरों को तमगा पहनाने के लिए आतुर हैं। बात इस पर भी होगी कि सांसद असदुद्दीन ओवैसी पर हुए हमले में हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह क्या बोले। बात इस पर भी होगी कि हुंडई के किस प्रचार, किस ऐड के चलते उनके बायकॉट की मुहिम चली, उन्होंने क्या मूर्खता की हुंडई ने और फिर क्या सफाई दी। और बात विस्तार से इस पर होगी कि आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में खड़े हुए तो उन्होंने विपक्ष, खासकर कांग्रेस के नेता और सांसद राहुल गांधी की कैसे चुन चुन कर धज्जियां उड़ाई अपनी वाक शैली के दम पर। सब पर विस्तार से बात करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। शो में सबसे पहले माट साहब का सबक यानी दिन का वीडियो एक बार फिर से। I believe our collective priorities are clear. Agriculture, irrigation and water resources, health, education, critical investment in rural infrastructure, and the essential public investment needs of general infrastructure
along with programs for the uplift of scheduled castes, scheduled tribes, other backward classes, minorities, and women and children. The component plans for scheduled castes and scheduled tribes will need to be revitalized. We will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our resources. तो मामला गुरुवार यानी 3 जनवरी के रोज शुरू हुआ लल्लन टॉप शो में, जब हमने बताया कि नकवी जी ने संसद में जो बयान दिया उसके फैक्ट चेक की ज़रूरत है। अगर आप वो लल्लन टॉप शो देखना चाहें तो इस वीडियो की यानी आज के शो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बात हो रही थी कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने क्या कभी कहा था कि देश के संसाधनों पर एक ही समुदाय का हक है। हमने तथ्य जांचे तो ये दावा गलत लगा। इसके बाद सोशल मीडिया पर, ख़ास तौर पे ट्विटर पर कई हैंडल्स ने नकवी के बयान, मनमोहन सिंह के एडिट किए वीडियो और लल्लन टॉप के वीडियो के एक अंश को लगाकर हमें झूठा साबित करने की कोशिश की। कहा हमने जानबूझकर वीडियो नहीं दिखाया। पहले हमें लगा ट्रोल्स हैं, ट्रोलों का क्या, पर फिर लगा कि जवाब देना चाहिए ताकि सत्य की आंच भी जब तरफ पहुंचे। ऐसा नहीं है कि लल्लन टॉप से कभी गलती नहीं होती, पर ऐसा ज़रूर है कि लल्लन टॉप से जब गलती होती है तब वो उसका सार्वजनिक स्वीकार करता है और माफ़ी मांगता है। काश ट्रोल्स भी कभी ऐसा करें, पर हमारी जवाबदेही आपके प्रति है और हमें वो शेर भी याद आ गया, हज़ारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, न जाने कितने सवालों की आबरू रखे, लेकिन आबरू सवालों की रखी जाती है, मिथ्या प्रचार की नहीं। इसलिए हमें लगा कि एक बार फिर से अपने हिस्से का तथ्य और सत्य बताएं, वीडियो के साथ बताएं। और वीडियो के साथ इसलिए क्योंकि बात बार बार ये हो रही है कि वीडियो क्यों नहीं दिखाया। तो देखिए वीडियो। I believe our collective priorities are clear. Agriculture, irrigation and water resources, health, education, critical investment in rural infrastructure, and the essential public investment needs of general infrastructure, along with programs for the uplift of scheduled castes, scheduled tribes, other backward classes, minorities, and women and children. The component plans for scheduled castes and scheduled tribes will need to be revitalized. We will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our resources. हमने पिछले वीडियो में भी कहा था कि हमें वीडियो नहीं मिला, पूरा टेक्स्ट मिला था, सो वो दिखाया, इतनी सी बात है। ये तो कहा ही नहीं कि वीडियो कहीं उपलब्ध ही नहीं है या हो ही नहीं सकता। हमने अपने आर्काइव में खोजा, नहीं मिला। जब आलोचना शुरू हुई तो और जगह खोजा, मिल गया तो आपको दिखा दिया। मुझे पूरा भरोसा है कि अब आपको बात समझ में आ गई होगी, आखिर मनमोहन सिंह ने बोला क्या था। भाषण का टेक्स्ट भी आपको दिखाया ताकि उस बात के बारीक ब्यौरों को भी आज समझ सकें। वैसे लोगों ने एक और बात पर ध्यान दिलाया। मनमोहन सिंह ने संसाधनों पर फर्स्ट क्लेम की बात कही थी, फर्स्ट राइट की नहीं। संसाधनों पर पहला दावा, न कि पहला अधिकार। बारीक बातें हैं, कह देनी चाहिए। ये वही मनमोहन सिंह हैं जो UPA 2 में भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते सत्ता गंवाते हैं और उससे पहले आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि मुझे भरोसा है इतिहास मेरे प्रति ज़्यादा दयालु होगा। इतिहास का प्रश्न इतिहास पर छोड़ देते हैं, वर्तमान पर आते हैं जिसमें एक और इतिहास रचा जा रहा है। ये वर्तमान क्या है? हमारे समय की ध्वनि का, सुरीली ध्वनि का पर्याय लता मंगेशकर, उनका निधन हो गया। बीते दिन से ही आप लगातार उनके बारे में श्रद्धांजलि उनके गानों के ज़रिए, उनके किस्सों के ज़रिए सुन रहे होंगे। ये सब पूरा देश कर रहा था, लेकिन एक वर्ग था जो इन सब के बीच भी एक वीडियो, एक क्लिप, एक तस्वीर के ज़रिए अपना एजेंडा साध रहा था। कल जब मुंबई के शिवाजी पार्क में अंतिम संस्कार हुआ तो उससे पहले श्रद्धांजलि देने के लिए देश भर से हस्तियां पहुंची।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी गए, सचिन तेंदुलकर समेत कई हस्तियां, शाहरुख खान फिल्म अभिनेता वो भी पहुंचे। आप वीडियो में देख सकते हैं वो पार्थिव देह पर फूल चढ़ाने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। दाहिनी तरफ क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर और उससे भी बगल में एनसीपी की सांसद सुप्रिया सुले। वीडियो में सुप्रिया सुले शाहरुख खान को इशारों से और कान में कुछ बताती भी दिख रही हैं। इसके बाद सहमति में शाहरुख सर हिलाते हैं। फिर सचिन तेंदुलकर अपनी पतली अंजलि के साथ श्रद्धांजलि देने के लिए आगे बढ़ते हैं। फिर शाहरुख का नंबर आता है। उनके साथ एक महिला भी है। इस महिला के बारे में कई जगह लिखा गया कि ये जो महिला है ये शाहरुख की पत्नी गौरी खान है। शायद मास्क की वजह से लोग कंफ्यूज हो गए। असल में ये गौरी नहीं, शाहरुख की मैनेजर पूजा डडलानी है। ये दोनों वेदी पर चढ़ते हैं जहाँ पार्थिव शरीर है। शाहरुख पुष्प अर्पित करते हैं। फिर वीडियो में जो दिखता है उसी पर विवाद शुरू हुआ। वीडियो में हमें दिख रहा है कि शाहरुख हाथ जोड़ने से पहले आपस में दुआ के लिए हाथ अंदाज में जोड़ते हैं। पूजा हाथ जोड़े खड़ी है। कई लोगों ने इस तस्वीर को बहुत सुंदर मैसेज के साथ पोस्ट किया कि यही है भारत की सभ्यता, जिसमें एक ही फ्रेम में एक व्यक्ति नमस्कार की मुद्रा में खड़ा है और एक व्यक्ति दुआ की मुद्रा में खड़ा है। 5 सेकंड बाद पूजा झुक जाती हैं, क्लोजअप फ्रेम से बाहर हो जाती हैं। शायद पार्थिव शरीर के चरण छूने के लिए झुकी होंगी। शाहरुख अब भी दुआ में है। दुआ खत्म होती है तो चेहरे से मास्क नीचे करते हैं और फिर फूंक मारने की मुद्रा में दिखते हैं। फिर झुककर पार्थिव शरीर को छूकर हाथ जोड़कर नमन करते हैं और उसके बाद परिक्रमा कर झुककर हाथ जोड़कर नमन एक बार फिर कर वेदी से उतर आते हैं। पूरा वीडियो 38 सेकंड का। हमें इसमें कहीं भी कुछ भी गलत नहीं लगा, लेकिन कुछ लोगों ने 1 सेकंड के फ्रेम में गलत खोज लिया। उस फ्रेम में जहां शाहरुख ने मास्क हटाकर दुआ फूंकी, उन लोगों को वो फ्रेम नफरत फैलाने का कच्चा माल जैसा लगा और शुरू हो गए सोशल मीडिया पर। लिखा कि क्या शाहरुख खान थूक रहे थे। कुछ टीवी चैनलों ने भी लानत मलानत शुरू कर दी। इस पर सोशल मीडिया पर जो पोस्ट सबसे ज़्यादा वायरल हुई उसमें से एक थी हरियाणा के बीजेपी के आईटी सेल के नेता अरुण यादव की। लिखा, क्या इसने थूका है? क्वेश्चन मार्क। जब बाद में लोगों ने निशाने पर लिया तो मासूम तर्क दिया कि मैं तो सिर्फ सवाल पूछ रहा था। अरुण यादव बीजेपी के चर्चित नेता हैं। ट्विटर के वर्ल्ड में कई नामचीन लोग इन्हें फॉलो भी करते हैं। और भी कई दिग्गज नेता हैं जिन्होंने टिप्पणियां की। ज़्यादातर नेताओं ने अच्छी बातें लिखी, लता जी को याद किया, श्रद्धांजलि दी, देश के कल्चर की बात की, लेकिन कुछ लोगों ने उसमें अपने मतलब की व्याख्या खोजी। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि ये जो मास्क हटाकर फूंक मार के दुआ पढ़ना, जिसको फातिहा कहते हैं, जो मृत्यु के बाद किसी की मुक्ति के लिए दुआ होती है, उसका मतलब क्या होता है? ये सवाल हमने पूछा इस्लाम के जानकार से। ये इस्लामी तरीक़ा होता है कि जब कोई शख्स बीमार होता है या किसी के अंतिम संस्कार में हम शामिल होते हैं तो उसकी मग़फ़िरत के लिए, उसके इसाल सवाब के लिए इस्लामिक रीति रिवाज में दुआ पढ़ी जाती है। फिर उसको दम करके, यानी उसको फूंक कर उस सामने वाले शख्स पर या जो बीमार है उस पर फूंका जाता है ताकि उन आयतों का असर उस शख्स तक पहुंच जाए। लेकिन ज़ाहिर है कि जो लोग इस्लाम की तालीमात से नावाकिफ़ हैं और जिनका काम ही सिर्फ यही है कि इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ जहर अफशानी करें, उनके ख़िलाफ़ गलत बातें और प्रोपेगेंडा करें, वो लोग इस तरीके का वीडियो वायरल करके और उसकी गलत व्याख्या और गलत तशरीह कर रहे हैं। मेरा ये कहना है कि कम अज़ कम ऐसे मौक़े पर जब तमाम मुल्क के रहने वाले, चाहे वो हिंदू मुसलमान हों, एक अजीम शख्सियत को श्रद्धांजलि पेश कर रहे हों, ऐसे वक्त में अगर सियासत ना की जाए तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन कुछ लोगों का मकसद ही सिर्फ यही है कि ऐसे मौके पर भी सियासत करके अपने सियासी मकासद को हासिल किया जाए। ये तो तथ्य हो गए, पर इन तथ्यों का तर्कों पर कितना असर पड़ेगा? कपिल मिश्र, बीजेपी के और नेता, एक आहत दिखे। ट्विटर पर लिखा, हिंदुओं के अंतिम संस्कार में फातिहा पढ़ना, फूंक मारना बदतमीजी है, घटिया हरकत है। क्या मुसलमानों के अंतिम संस्कार में हिंदू जाकर गंगा जल छिड़कते हैं, महामृत्युंजय का जाप करते हैं क्या? ऐसी बातों का हमें कोई जवाब नहीं देना। ये आपके और हमारे बीच के लोग हैं, इस तरह की बातें कर रहे हैं, आपको तय करना है। ये देश कई नस्लों से मिलकर बना है। ये देश कई भाषाओं और संस्कृतियों से मिलकर बना है। ये देश सबको साथ लेकर आगे बढ़ा है। यही देश है ना जिसमें प्रधानमंत्री भाषण में कहते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो ये कैसा विश्वास है
जो मृत्यु के समय श्रद्धांजलि अर्पित करने के समय भी धार्मिक पहचान के आधार पर इस तरह की टिप्पणियां कर रहा है। पर क्या टिप्पणीबाज सिर्फ धुर दक्षिणपंथ से आते हैं? नहीं, ट्रोल्स की एक और जमात है जो धुर वामपंथ से आती है, अपने आप को प्रगतिशील साबित करती है, और वो लता मंगेशकर की मृत्यु पर उन्हें संघी और फासिस्ट साबित करने में लगी हुई थी। पहली चीज़ तो ये कि क्या किसी का संघी होना, क्या किसी का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सदस्य होना, उसका मेंबर होना या उसकी विचारधारा को समर्थन देना संविधान की नज़र में, इस देश की नज़र में गुनाह है? नहीं है। कोई भी संघी हो सकता है, ये उनकी व्यक्तिगत चॉइस है। लेकिन क्या सिर्फ इसीलिए किसी को गालियों से नवाजा जा सकता है? एक अनवेरीफाइड ट्विटर हैंडल से लिखा गया, सावरकर की प्रशंसक की मौत पर दुखी होने की ज़रूरत नहीं, ये एक विरोधाभास है। भारत के गैर दक्षिणपंथी कहते हैं सावरकर और गोडसे पर मीम बनाना नैतिक है, लेकिन उनकी फैन गर्ल के लिए ऐसा करना नैतिक है। ऐसे और भी ट्वीट हैं। फ़र्क इतना है कि इस तरफ पार्टी के नेता नहीं थे, पर कूड़ा इस खेमे में भी कम नहीं था। कितना हिसाब किया जाए धुर दक्षिणपंथ और धुन वामपंथ का? कोई हिसाब नहीं है। स्वर है, लता जी का स्वर है। वो स्वर है जिसने हमें बचपन में भारतीय संस्कृति से परिचित कराया। वो स्वर है जो कई स्वरों के समुच्चय में सबसे आखिर में आता है। वो स्वर है जो मिले सुर मेरा तुम्हारा को मुकम्मल करता है। वो स्वर है जो कहता है मिले स्वर मेरा तुम्हारा तो स्वर बने हमारा। सुर की नदियाँ हर दिशा से बहके सागर में मिले, बादलों का रूप लेके बरसे हल्के हल्के, ओ मिले सुर मेरा तुम्हारा, मिले सुर मेरा तुम्हारा, ओ सुर बने हमारा। दिन की वीडियो के बाद अब बारी सुर्खियों की। पहली सुर्खी संसद से। राज्यसभा में आज भी धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हुई। आजकल शांति से बहस हो रही, ये एक नागरिक के तौर पर हमारे लिए तसल्ली बख्श है। पहले कांग्रेस के नेता आनंद शर्मा बोले। पूरा भाषण आपको नहीं सुना सकते, एक हिस्सा देखिए। प्रजातंत्र में जो भी लोग सरकार में आते हैं, केंद्र में, राज्य में, वो समाज देश के निर्माण का काम करते हैं, अपेक्षा की जाती है। सबकी प्रतिबद्धता होती है और सबका योगदान रहा है। प्रथम प्रधानमंत्री से लेकर वर्तमान प्रधानमंत्री तक भी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो पहले प्रधानमंत्री थे, उन्होंने बुनियाद रखी थी। 14 बरस अंग्रेजों की जेल में रहे थे। आपको ऐतराज हो सकता है, विचारधारा से विरोध हो सकता है, पर सच्चाई और जो इतिहास के पन्नों पे अंकित है, जिसको देश दुनिया जानती है, कृपा करके उसका अपमान मत करें। इंदिरा जी की शहादत का, राजीव गांधी की शहादत का, उस पर भी कोई प्रश्न चिन्ह लग सकता है? हम स्वीकार करते हैं जितने प्रधानमंत्री आए, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भी 6 साल प्रधानमंत्री रहे, हम स्वीकार करते हैं उनके समय में भी काम हुआ। हम कभी नहीं कहते उन्होंने कोई काम नहीं किया। 10 साल डॉक्टर मनमोहन सिंह जी रहे, उनके कार्यकाल में भी काम हुआ। ये याद रखिएगा। मैं आपको कहना चाहता हूं, सुनिए, प्रजातंत्र में 2 पक्ष हो सकते हैं और आवश्यक है। एक सोच, एक विचारधारा संसदीय प्रजातंत्र में कभी नहीं हो सकती, ना होगी। एक दृष्टिकोण पे देश नहीं चलता, ना समाज बनता है। भारत बड़ा राज्य, बड़ा देश, प्राचीन देश है। सोच अलग हो वो ठीक है, पर एक दूसरे को छोटा दिखाना और अपने से पहले लोगों को अपमानित करना ये उचित नहीं है। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं। भारत का उदय 2014 में नहीं हुआ, और जहां हम पहुंचे हैं ये 8 साल का सफर नहीं है, 74 साल का सफर है। बीजेपी की तरफ से सांसद राकेश सिन्हा ने जवाब दिया। संसदीय जनतंत्र में एक अवसर होता है कि महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर हम एक आम सहमति की ओर संवाद को स्थापित करें।
राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में जो देश की तस्वीर दी गई है, वह तस्वीर यदि यथार्थ पर नहीं है तो आप उस पर सवाल खड़ा कर सकते हैं। लेकिन यथार्थ को भी झुठलाने का काम जब करते हैं तो मुझे लगता है कि विपक्ष मिस इन्फॉर्मेशन से उसका अपग्रेडेशन हो गया है डिस इन्फॉर्मेशन पर। सदन में बैठकर आप देश के लोगों को बरगलाने का काम ना कीजिए। अमृत महोत्सव मना रहे हैं, मैं उस विषय पर जाना नहीं चाहता था, लेकिन माननीय आनंद शर्मा जी ने, उसके पहले विपक्ष के नेता खड़से जी ने, उसके पहले दिग्विजय सिंह जी ने अमृत महोत्सव की चर्चा करते हुए देश के कुछ महापुरुषों का नाम लिया और हम पे कहा कि आपको याद आ रहे हैं। तो मैं इतिहास के उन पिटारों को खोलना चाहता हूं जिन पिटारों को मार्क्सवादी नेहरूवादी इतिहासकारों ने बंद करके रखा था। उपसभापति महोदय, 10 मार्च 1965 का दिन था। लोकसभा में एचबी कामत, प्रकाश वीर शास्त्री दोनों ही संविधान सभा के सदस्य थे और लोकसभा के सदस्य थे। उन सहित 16 सदस्यों ने एक सवाल खड़ा किया। यह सवाल देश को जानना चाहिए, देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष है, क्योंकि जो हेजेमनी हिस्ट्री में स्थापित की गई थी उसका काउंटर हेजेमनी रचनात्मक रूप से कैसे शुरू हो रहा है, यह इसका दास्तान बताता है। 10 मार्च 1965 के 16 सदस्यों के सवाल में था कि देश की राजधानी दिल्ली में महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के स्टैच्यू को लगाने के लिए सरकार ने क्या फैसला किया है। उस वक्त के गृह मंत्री गुलजारी लाल नंदा जी ने उसका जवाब देते हुए कहा कि हमने महात्मा गांधी के स्टैच्यू को लगाने का फैसला किया। एनजी रंगा जी, हम सब जानते हैं कि संसदीय जनतंत्र में और स्वतंत्रता संग्राम में उनका क्या महत्व रहा है। एनजी रंगा जी उस पर उठे, उन्होंने जो 3 पंक्ति कहा वह देश को सुनना चाहिए। व्हाट अबाउट अदर नेम? It is so unspeakable that the honorable minister is not prepared to mouth it. वो दूसरे नाम के बारे में क्या है? क्या वह नाम बोलने लायक भी नहीं है कि ऑनरेबल होम मिनिस्टर उस नाम को ले भी नहीं रहे? और अंतिम पंक्ति जो उन्होंने कही, जिस पंक्ति का उत्तर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 23 जनवरी 2022 को दिया। उन्होंने पूछा व्हाट इज द बिग आइडिया। सरकार से पूछा कि बोस का नाम नहीं लेने के पीछे बड़े विचार क्या हैं। एक और बात कही आनंद शर्मा जी ने भी कही थी कि सुभाष चंद्र बोस 2 कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। हरिपुरा कांग्रेस में 1938 में जीत कर आए, 1939 में त्रिपुरी कांग्रेस में जीत कर गए। तो एक घटना का जिक्र करना चाहता हूं। इतिहास दुधारी तलवार होती है। यदि इतिहास के साथ आप चलते हैं, यथार्थ के साथ चलते हैं, तो इतिहास आपको संबल देता है। यदि इतिहास को आप झुठलाते हैं, दुष्प्रचार का सहारा लेते हैं, तो इतिहास आपके खिलाफ ही हथियार बन जाता है। द सर्वेंट ऑफ इंडिया जो पुणे से प्रकाशित होती थी, जिसको शुरू गोखले जी ने किया था, उस अखबार को मैं कोट करता हूं। 1939 में त्रिपुरी कांग्रेस में सुभाष चंद्र बोस बीमारी के बावजूद पहुंचे। उनकी बहुत बीमारी थी, अस्पताल में भर्ती थे। द सर्वेंट ऑफ इंडिया ने लिखा कि उनको मंच पर जाने से एक बड़ी संख्या के डेलीगेट्स ने रोका। क्या कहकर रोका? रोकना महत्वपूर्ण नहीं था। उपसभापति महोदय, इतिहास की ऐसी घटना है जो इतिहास की पुस्तकों में आना चाहिए, हमारी नई पीढ़ी को जानना चाहिए। उन डेलीगेट्स ने पूछा कि ये 104 डिग्री फीवर की जो बात कही जाए ये झूठ है। और मुंबई के उसमें के हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर थे। डेलीगेट्स के डिमांड पर सुभाष चंद्र बोस के डेलीगेट्स के सामने उसकी बुखार को चेक किया गया, फीवर चेक किया गया। और जब उन्होंने घोषणा की स्टेज से कि सुभाष चंद्र बोस को 104 डिग्री फीवर है, तब स्टेज पर गए। जिस सुभाष चंद्र बोस का नाम ले रहे हैं, मैं बाकी बातें नहीं कहना चाहता हूं कि त्रिपुरी कांग्रेस में उन्होंने क्यों इस्तीफा दिया, लेकिन 23 जनवरी 2022 को जब इंडिया गेट में सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लगाया, तो सिर्फ एक प्रतिमा नहीं है,
हम किसी के इतिहास में किसी को छोटा नहीं कर रहे हैं, हम इतिहास को सर्वसमावेशी बना रहे हैं, और यह सर्वसमावेशी आपको पसंद नहीं है। इस मौके पर मशहूर कवि और रिपब्लिकन पार्टी के सांसद और केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले भी थे। उनकी कविता सुन लीजिए। ये तो खाली राष्ट्रपति का अभिभाषण नहीं है, ये तो मोदी जी के सरकार के विकास का अरसा है। ये तो मोदी जी के विकास का अरसा है, उसमें अनेक योजनाओं का बारिश बरसा है। हरियाणा में तो सिरसा है, हरियाणा में तो सिरसा है, आदिवासी का नेता मुंडा बिरसा है। संसद पर लौटेंगे क्योंकि कई सुर्खियां और आज की बड़ी खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जवाब इसी के इर्द गिर्द है। दूसरी सुर्खी में क्या बात है? AIMIM के सांसद असदुद्दीन ओवैसी पर हुए हमले की बात। 3 फरवरी को यूपी के हापुड़ में उनकी कार पर हमला हुआ। 4 फरवरी को उनको गृह मंत्रालय ने जेड कैटेगरी की सुरक्षा का ऑफर दिया। ओवैसी ने इसे रिजेक्ट कर दिया। सरकार से ये मांग की कि मुझे बस आप 2 रियायत दे दीजिए, एक बुलेट प्रूफ कार के लिए मंजूरी दे दीजिए, मैं खुद से कार जुटा लूंगा, और दूसरा एक सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल होती है ग्लॉक, उसके लिए कहा। 5 फरवरी को ओवैसी का ललन टॉप पर 127 मिनट वाला इंटरव्यू भी आया, जो आपने देखा होगा। जमघट सीरीज को जरूर देखें, जहां पर नेताओं से विस्तार में बात होती है। आज संसद में गृह मंत्री अमित शाह ने ओवैसी पर हुए हमले पर बयान दिया। कहा कि सरकार ने उन्हें सुरक्षा का ऑफर दिया, लेकिन वो नहीं माने। सुनिए। केंद्र सरकार ने निर्देश जारी किए हैं, लेकिन श्री ओवैसी द्वारा सुरक्षा लेने के लिए अनिच्छा के कारण दिल्ली पुलिस और तेलंगाना पुलिस उन्हें सुरक्षा देने का प्रयास सफल नहीं हो पाया। श्री ओवैसी के खतरे का पुनः मूल्यांकन कराया गया है और खतरे के आकलन के आधार पर उनका दिल्ली में बुलेट प्रूफ कार के साथ अखिल भारतीय स्तर पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की जेड श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है। मेरा वक्तव्य समाप्त हुआ, मगर हमारे पास जो मौखिक सूचनाएं श्री ओवैसी के द्वारा भेजी गई, उन्होंने अभी भी सुरक्षा लेने से इनकार किया है। मैं सदन के माध्यम से श्री ओवैसी को विनती करना चाहूंगा कि वो तत्काल सुरक्षा ले ले और हम सबकी चिंता का समाधान करें। तीसरी सुर्खी में बात कार कंपनी हुंडई को लेकर चल रहे झगड़े की। देश में हुंडई कंपनी को बायकॉट करने की मुहिम चल रही है, माफी मांगने की मांग भी हो रही है। पूरा मामला समझ लीजिए। पाकिस्तान 5 फरवरी को कश्मीरी एकता दिवस मनाता है। इस मौके पर हुंडई पाकिस्तान ऑफिशियल नाम से बने एक ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया। पोस्ट में कश्मीर को लेकर पाकिस्तान का पक्ष लेते हुए लिखा गया और फिर शुरू हुआ बवाल। अब आप यहाँ बुनियादी बात समझिए। हुंडई कंपनी दक्षिण कोरिया की है। पाकिस्तान में उसकी ब्रांच का नाम है हुंडई पाकिस्तान और भारत में हुंडई इंडिया। वैसे ही जैसे बाकी कंपनियों का होता है, हुंडई पाकिस्तान ने जो किया उसका असर भारत में दिखना ही था। बायकॉट की मांग शुरू हो गई। फिर जवाब आया हुंडई इंडिया की तरफ से। ट्विटर पर सफाई दी। क्या लिखा? हुंडई मोटर इंडिया बीते 25 साल से ज़्यादा समय से भारतीय बाजार के लिए कमिटेड है और हम राष्ट्रवाद की गहरी भावना के साथ मजबूती से खड़े हैं। हमें सोशल मीडिया के एक ऐसे पोस्ट से जोड़ा जा रहा है जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। माने हुंडई इंडिया ने अपना पल्ला झाड़ने के लिए कह दिया कि पाकिस्तान वालों से हमारा क्या लेना देना, लेकिन हम जानते हैं दोनों की पेरेंट कंपनी एक ही है, इसलिए हुंडई के ट्वीट से बात नहीं संभली। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने हुंडई से माफी की मांग की। इस मामले में शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी ऐसी ही मांग की। अब इस मामले को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। अमूमन हम किसी कंपनी के ऐसे ट्वीट नहीं देखते क्योंकि उनको अपना बिजनेस करना है विवाद में पड़े बिना। तो फिर हुंडई पाकिस्तान ने ऐसा क्यों किया? हुंडई पाकिस्तान का ट्विटर हैंडल यानी जो सोशल मीडिया टीम है उसमें पाकिस्तान के लोग होंगे। हो सकता है कंपनी ने ट्वीट करने वाले पर कार्रवाई भी की हो। अब देखने की बात है हुंडई ये डैमेज कंट्रोल कैसे करता है। भारत में ये मांग भी चल रही है कि जो भी बहुराष्ट्रीय कंपनियां यहाँ आएँ उनसे बाकायदा दस्तखत करवाए जाएं कि वो भारत की संप्रभुता, भारत की अखंडता, भारत की एकता में यकीन रखें और किसी भी किस्म के ऐसे प्रचार में मुब्तला ना हो जो भारत की संकल्पना को चुनौती दे। चौथी सुर्खी में बात राजस्थान में शिक्षक भर्ती की। शिक्षक भर्ती के लिए रीट परीक्षा हुई, गड़बड़ी के आरोप लगे, गिरफ्तारियां हुई। आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने परीक्षा रद्द करने का ऐलान कर दिया। ये परीक्षा सितंबर में हुई थी और तब से ही गड़बड़ी के आरोप लग रहे हैं। छात्रों का प्रदर्शन भी हुआ, सरकार भी जांच करवा रही थी। शनिवार को ही अशोक गहलोत सरकार ने राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के चेयरमैन DP जारोली को हटाया। पेपर लीक मामले में ये कार्रवाई हुई और अब परीक्षा रद्द करने का फैसला। यूपी में योगी आदित्यनाथ सरकार वहाँ पर भर्ती की परीक्षा को लेकर, टेट के एग्ज़ाम को लेकर इस तरह की
बातें हुई थी और अब राजस्थान में भी ऐसा ही है। सरकार भाजपा की, सरकार कांग्रेस की, और भुक्तभोगी नौजवान लड़के लड़कियां जो इस उम्मीद से तैयारी करते हैं कि मेहनत करेंगे तो समयबद्ध ढंग से भर्ती में सफल हो पाएंगे। ये थी आज की सुर्खियां। अब बढ़ते हैं बड़ी खबर की तरफ, जिसमें पहले विस्तार से बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण की और उसके बाद चुनावी राज्य की तरफ चलेंगे। बड़ी खबर, जब देश के प्रधानमंत्री बोले, संसद में बोले, खासतौर पर बजट सत्र पर बोले, राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर बोले, इसके लिए कई लोगों ने मेटाफर यूज किया, शो स्टॉपर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपनी वाक्पटुता के पूरे रंग में दिखे। शाम 5:20 से बोलना शुरू किया और आगा पीछा सबका राजनीतिक हिसाब करते चले गए। राष्ट्रपति को धन्यवाद देने के क्रम में उन्होंने सबसे ज्यादा लपेटा कांग्रेस को। 3 फरवरी को राहुल गांधी ने बहुत एग्रेसिव स्पीच दी थी, उसकी खूब चर्चा हुई। आज प्रधानमंत्री मोदी ने अपने जवाब को उसी स्पीच के इर्द गिर्द बुना और एक एक कर राहुल के आक्षेपों का जवाब दिया। शुरुआत लोकसभा में कांग्रेस के नेता सदन में अधीर रंजन चौधरी के साथ हल्की नोकझोंक के साथ हुई और यहीं से शायरी का सिलसिला भी चल पड़ा। प्लीज बैठिए, आपको मैंने पर्याप्त मौका दिया, तरीका ठीक नहीं है। दादा को बीच बीच में मौका देना चाहिए, क्योंकि दादा उम्र के इस पड़ाव में भी बचपना का मजा लेते रहते हैं। हम तो एक चुनाव हार जाए ना, महीनों तक न जाने इकोसिस्टम क्या क्या करती है। इतना सारा पराजय होने के बावजूद भी न आपका अहंकार जाता है, न आपकी इकोसिस्टम आपके अहंकार को जाने देती है। सुनिए, इस बार अधीर रंजन जी बहुत सारे शेर सुना रहे थे। चलिए मौका मैं भी ले लूं। और जब अहंकार की बात मैं कर रहा हूं तब तो मुझे कहना ही पड़ेगा, वो जब दिन को रात कहें तो तुरंत मान जाओ। वो जब दिन को रात कहें तो तुरंत मान जाओ। नहीं मानोगे तो वो दिन में नकाब ओढ़ लेंगे। जरूरत हुई जरूरत हुई तो हकीकत को थोड़ा बहुत मरोड़ लेंगे। वो मगरूर है, खुद की समझ पर बेइंतहा। उन्हें आईना मत दिखाओ, इन्हें आईना मत दिखाओ, वो आईने को भी तोड़ देंगे। जब मोदी बोल रहे थे तो विपक्ष की ओर से शोर आ रहा था। बीच बीच में पूछा जा रहा था, 2022 में किसानों की दोगुनी आमदनी का क्या हुआ, महंगाई पर क्यों नहीं बोल रहे। विरोधी आलोचना कर रहे थे और मोदी फिर महंगाई के मुद्दे पर भी आ रहे थे। बहुत दिनों बाद उन्होंने बोला और बोला तो कांग्रेस की पिछली सरकारों का हिसाब भी करते चले गए और नेहरू काल तक पहुंच गए। कांग्रेस के जहां महंगाई दर डबल डिजिट में थी, 10% से ज्यादा थी, वहीं 2014 से 2020 तक महंगाई 5% से कम रही है। 5% से कम रही है। कोरोना के बावजूद आपको मैं बोलने देना चाहता हूं तो कि आगे आपकी मजा होने वाली है, जरा इंतजार करो, आ रहा हूं। कोरोना के बावजूद इस साल महंगाई 5.2% रही है और उसमें भी
फूड इन्फ्लेशन 3% से कम रही है। आप अपने समय में वैश्विक परिस्थितियों की दुहाई देकर पल्ला झाड़ लेते थे। वैसे महंगाई पर कांग्रेस के राज में पंडित नेहरू जी ने लाल किले से क्या कहा, वो जरा आपको मैं बताना चाहता हूं। पंडित नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री लाल किले से बोल रहे हैं। कभी कभी कोरिया में लड़ाई भी हमें प्रभावित करती है। इसके चलते वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती है। इति नेहरू जी, भारत के पहले प्रधानमंत्री। कभी कभी कोरिया में लड़ाई भी हमें प्रभावित करती है। इसके चलते वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं और यह हमारे नियंत्रण से भी बाहर हो जाती है। देश के सामने देश का पहला प्रधानमंत्री हाथ ऊपर कर देता है, हाथ ऊपर कर देता है। प्रधानमंत्री मोदी बीच बीच में सरकार की उपलब्धियां भी गिनाते रहे और आपको ध्यान होगा राहुल गांधी ने अपनी स्पीच में AA की बात कही थी। 2 उद्योगपतियों को निशाने पर लिया था, वेरिएंट का मेटाफर इस्तेमाल कर। उस पर भी आज प्रधानमंत्री ने जवाब दिया। आज जो यूनिकॉर्न है यही उसमें से कुछ मल्टीनेशनल कंपनियां बनने का सामर्थ्य रखती है। लेकिन कांग्रेस में ऐसे लोग बैठे हैं जो कहते हैं, जो हमारे उद्यमी हैं उनके लिए कहते हैं, और आपको भी जानकर के आश्चर्य होगा क्या कहते हैं। वो कहते हैं ये उद्यमी लोग कोरोना वायरस का वेरिएंट, बताइए क्या हो गया। हमारे देश के उद्यमी एक कोरोना वायरस के वेरिएंट है क्या? हम क्या बोल रहे हैं, किसके लिए बोल रहे हैं? कोई जरा आपके अंदर बैठे तो जरा बोलो तो सही, क्या हो रहा है? पार्टी का नुकसान हो रहा है, कांग्रेस पार्टी का नुकसान हो रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, जो इतिहास के जो लोग इतिहास से सबक नहीं लेते हैं वो इतिहास में खो जाते हैं। एक और मुद्दा था जिसका जिक्र खूब हुआ। राहुल गांधी ने अपनी स्पीच में यूनियन ऑफ स्टेट्स की बात कही थी, संघवाद पर जोर दिया था, राज्यों के महत्व पर बात की थी। मोदी ने इसे राष्ट्रवाद से जोड़कर जवाब दिया। ये बात कही थी नेहरू जी ने, और अपनी किताब भारत की खोज में है। हमारी राष्ट्रीय विरासत एक है, हमारे नैतिक और मानसिक विशेषताएं एक है। क्या बिना राष्ट्र के ये संभव है? इस सदन का ये कहकर भी अपमान किया गया कि हमारे संविधान में राष्ट्र शब्द नहीं आता। संविधान की प्रस्तावना में लिखा राष्ट्र पढ़ने में ना आए, ये हो नहीं सकता है। कांग्रेस ये अपमान क्यों कर रही है, मैं इस पर विस्तार से अपनी बात रखूंगा। माननीय अध्यक्ष जी, राष्ट्र कोई सत्ता या सरकार की व्यवस्था नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे लिए राष्ट्र एक जीवित आत्मा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये पूरी स्पीच आप ललन टॉप पर सुन सकते हैं। आपको लिंक में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अब प्रधानमंत्री ने सदन में विपक्ष को घेरा तो सदन के बाहर विपक्ष की प्रतिक्रियाएं आना भी तय था। सुनिए विपक्ष की राय। Yes, so it was a very political speech, and it's ironic because the president is above politics, and so a debate on the president's speech should be above politics. And yet it was a purely political speech in which
a large portion of the Prime Minister's speech was devoted to attacking the Congress. पहले बात चुनावी राज्यों से। यूपी में पहले चरण के चुनाव में 3 रोज बचे हैं। 10 फरवरी को पश्चिमी यूपी में पहले चरण का चुनाव होगा। सब पार्टियां आखिरी दौर की कोशिशों में लगी हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बिजनौर में पहली रैली थी फिजिकली, यानी जनता के बीच जाकर, लेकिन रद्द हो गई। वजह बताई गई बीजेपी की तरफ से मौसम की खराबी। पश्चिमी यूपी की पहले चरण में 11 जिलों की 58 सीटों पर कल शाम चुनाव प्रचार थम जाएगा। तो आज आखिरी मौका था जब प्रधानमंत्री रैली करके सीधे संवाद कर सकते थे। नहीं हुई तो विकल्प के तौर पर वर्चुअल रैली की गई। इस पर राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष और समाजवादी गठबंधन के साथी जयंत चौधरी ने चुटकी ली। बिजनौर के वेदर स्टेटस का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए ट्विटर पर लिखा, बिजनौर में धूप खिली है लेकिन भाजपा का मौसम खराब है। जयंत के निशाने पर सीधे प्रधानमंत्री मोदी थे। थोड़ी देर बाद वर्चुअल रैली में मोदी ने भी अपने शब्द भेदी बाणों की श्रृंखला शुरू की। बिजनौर के नजीबाबाद तहसील में राजपुर नवादा नाम का गांव है। यहाँ कवि दुष्यंत कुमार का जन्म हुआ। उन्होंने दुष्यंत की कविता को कोट करते हुए वर्चुअल रैली में अखिलेश और जयंत के समाजवाद पर निशाना साधा। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में भी विकास की नदी का पानी ठहरा हुआ था। ये पानी नकली समाजवादियों के परिवार में उनके करीबियों में ठहरा हुआ था। इन लोगों को सामान्य मानवीय की विकास की प्यास से, प्रगति की प्यास से, गरीबी से मुक्त होने की प्यास से कभी कोई मतलब नहीं था। वो सिर्फ अपनी प्यास बुझाते रहे, अपने करीबियों की प्यास बुझाते रहे और अपनी तिजोरियों की प्यास बुझाते रहे। पीएम के अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बिजनौर, मेरठ और मुजफ्फरनगर में प्रचार किया। विपक्षियों के खेमे में भी चुनाव प्रचार में कमी नहीं छोड़ी जा रही है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव सहारनपुर में थे और जयंत मेरठ में। देखिए, कोई कारण रहे होंगे, वो नहीं आए। मैं चाह रहा था कि वो आते तो कुछ ना कुछ सफाई भी देते कि क्यों टेनी जी मंत्री बने हैं और जो किसानों के लिए इस बजट में क्यों कुछ नहीं था। मैं भी सुनता हूं उनकी बात, लेकिन वो नहीं आ रहे। पश्चिमी यूपी में कानून व्यवस्था भी बड़ा मुद्दा है। बीजेपी का खासा जोर है। योगी बार बार कह रहे हैं 10 मार्च के बाद गर्मी शांत कर दी जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसका जिक्र किया और मुख्यमंत्री योगी ने भी मुजफ्फरनगर दंगों का जिक्र किया, जिसके बाद से लॉ एंड ऑर्डर और सही न्याय सबके लिए एक बड़ा मुद्दा बन गया था। जब मुजफ्फरनगर में दंगे हो रहे थे तब ये 2 लड़कों की जोड़ी, भाइयों बहनों, ये 2 लड़कों की जोड़ी तब गायब थी। एक लखनऊ से दंगा करा रहा था और दूसरा दिल्ली से तमाशा देख रहा था। तो एक तरफ बीजेपी है, मुजफ्फरनगर दंगों की याद दिला रही है, वोट बैंक के लिए लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रही है। उधर अखिलेश यादव हैं जो इसी वोट बैंक के लिए भाईचारे और किसान आंदोलन की संभावनाओं की बात कर रहे हैं। सुनिए सपा के मुखिया को। सवाल है कि नौजवानों को नौकरी रोजगार दोगे कि नहीं दोगे। आज यूपी के लोग महंगाई का सामना कर रहे हैं। आय दोगुनी होगी कि नहीं होगी। इन बाबा मुख्यमंत्री जो अपने संकल्प पत्र में लिखा कि आय दोगुनी होगी, आज तक किसान की आय दोगुनी की हुई। इन्होंने कहा हवाई चप्पल में चलने वाला हवाई जहाज में बैठेगा, हवाई जहाज बेच दिए। आपने अखिलेश यादव की रैलियों का जिक्र सुना। एक सुर्खी लखनऊ से भी बनी जब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अखिलेश यादव के समर्थन में लखनऊ पहुंची। ये पश्चिमी यूपी पर इतना जोर इसलिए भी है कि पिछले चुनाव में पहले चरण की 58 में से 53 सीटें बीजेपी ने अपने दम पर जीती थी। सपा कांग्रेस गठबंधन को 2, बसपा को 2 और रालोद को 1 सीट मिली थी। यानी बीजेपी ने यहीं से डिसाइसिव लीड ली थी और वो इसे गंवाना नहीं चाहते हैं। और सपा और रालोद को भी लगता है कि इस द्वर्ग को जीत लिया तो आगे ध्वस्त कर सकते हैं, इसलिए इतना मुखामुखम है। यूपी से अब पंजाब चलते हैं। लंबे समय से पंजाब में कांग्रेस में अंदरूनी कलह चल रहा था। उसे शांत करने की कोशिश करते हुए कल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के नाम पर एज अ सीएम कैंडिडेट मोहर लगा दी। राहुल ने क्या कहा आपने सुन लिया होगा, एक बार फिर से सुनिए, फिर आपको बताएंगे कि 24 घंटे में कैसे मौसम बदलने लगा। मुश्किल डिसीजन था, आपने आसान बना दिया। पंजाब के चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट
चरणजीत सिंह चन्नी जी। दलित की जगह इस बार राहुल गांधी ने सीएम चन्नी के लिए गरीब का बेटा वाक्य का इस्तेमाल किया। कैनवस को थोड़ा और बड़ा करने की कोशिश, वोटरों के बड़े दायरे को छूने की कोशिश। सीएम के चेहरे का ऐलान किया जा रहा था और प्रतिद्वंदी माने जा रहे नवजोत सिंह सिद्धू ने ही हाथ उठाकर एक तरह से उनके प्रस्ताव का अनुमोदन किया। सियासी दलों का पुराना तरीका, जिससे प्रतिस्पर्धा हो उसी को प्रस्तावक बना दिया जाए ताकि संदेश जाए सब ठीक है। चन्नी ने उठकर सिद्धू को गले लगा लिया, पर क्या दोनों के बीच सब ठीक हो गया? लगता नहीं, क्योंकि कल सिद्धू ने राहुल की मौजूदगी में जो कहा उसके बाद 24 घंटे में ही उनके बयानों में फर्क आ चुका है। सुनिए क्या बोले सिद्धू। पिछले इंटरव्यू च तुसी गल कही सी कि अगर कांग्रेस सही डिसीजन लेंदी है तो 60 सीटां आणगियां। सो सही डिसीजन है कांग्रेस दा है चरणजीत सिंह चन्नी नूं एज सीएम। ਇਹ ਤੇ ਲੋਕ ਦੱਸਣਗੇ। ਵੇਖੋ ਕਾਟੇਵਾਰ ਨਾਮ ਤਲਵਾਰ का लड़े फौज नाम सरदार का। ਇਹ ਤੇ ਲੋਕ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿਹੜਾ ਡਿਸੀਜਨ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। तो उत्साह फीका है। अगर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ही अपने सीएम फेस के बारे में ये बोलें तो आप पार्टी की गुटबाजियों के बारे में, पार्टी के कॉन्फिडेंस के बारे में समझ सकते हैं। सिद्धू लगातार पहले कैप्टन और फिर चन्नी पर निशाना साधते रहे हैं। मंशा तो खुद सीएम बनने की थी, लेकिन फिलहाल उसी बयान से काम चला रहे हैं कि 4 बरस में राहुल ने मुझे अध्यक्ष बना दिया। उधर कैप्टन का खेमा है जो सिद्धू की फोटो ट्वीट कर उन्हें चिढ़ाने की कोशिश में लगा है। और फोटो में क्या है? शॉल से सिद्धू का ढका हुआ चेहरा। यहाँ क्रिकेट के मेटाफर का इस्तेमाल करें तो कैप्टन और जो कैप्टन बनना चाहते थे सिद्धू, दोनों का विकेट गिर गया है। चन्नी पहली पसंद नहीं थे। 4-5 ऑप्शन के बाद कांग्रेस ने उन्हें चुना, फिर मास्टर स्ट्रोक बताने लगे। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, मुस्कान बनाए रखिए, उसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सत्य के साथ टिके रहना है। शुभ रात्रि।